हमारे सबके आदरणीय डॉक्टर अशोकराव मोडक जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र जी, ICSR के श्रीमान दीपक जी, धनंजय जी और विनय सहस्त्रबुद्धे जी और उपस्थित सभी को प्रणाम, नमस्कार। ये क्योंकि वर्षों तक हम लोग अशोकराव जी के मतलब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब से अशोकराव जी के विद्वत्तापूर्ण और विश्लेषणात्मक जो विचार थे वो पढ़ते पढ़ते ही हमने अपने विचारों को या हमारी प्रस्तुति को आकार दिया और आज पुनः उनके जीवन के इस पड़ाव में इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर मुझे रहने का, उपस्थित होने का, कुछ कहने का अवसर मिला। इसे मैं अपना भाग्य समझता हूँ। तो हम सबके लिए तो अशोक जी गुरु जी हैं, सर हैं और बिल्कुल उसी रूप में हम उनको देखते हैं। और पहले से ही उनके जो विचार की जो गंभीरता थी या विश्लेषण था, उससे हम पहले से ही आकर्षित होते रहे, क्योंकि कोई भी बात अगर कहनी है तो उसका एक निश्चित आधार होगा, उसका एक निश्चित तर्क होगा और केवल पुरानी बात नहीं होगी, भविष्य में उसका क्या प्रभाव होगा, इसके संदर्भ में भी उनका विवेचन रहता था। और इस पुस्तक को भी आप देखेंगे तो उसमें भी इसी बात को अनुभव हम कर सकते हैं। और इसलिए चाहे सामाजिक समरसता का विषय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, और मतलब कभी कभी हम लोग मजाक से जब होता है ना कि कोई सर होते हैं, विद्यार्थी मजाक करते हैं, तो उन दिनों सर रशियन स्टडीज में पढ़ाते थे और इसलिए हम लोग कभी कभी सर के नाम में मोडकेस्कू कर देते थे कि भाई इनका नाम मोडक सर नहीं है, इनका नाम मोडस्कू है। तो इट वॉज रशियन प्रोनाउंसिएशन हम लोग कर देते थे। तो और सर को ये पता था, अशोक जी को, ही ऑल्सो यूज्ड टू एंजॉय ऑल दिस। तो इतने वर्षों के बाद मुझे मतलब लगातार हम लोग संपर्क में रहे ही, और सर से हमने ये सारे विषयों पर अशोक जी से लगातार समझने और सुनने का अवसर मिला। पिछले दिनों 2018 में हम लोग रशियन जो प्रेसिडेंट चुनाव में, तो हम लोगों को अवसर मिला, हम दोनों वहाँ एक डेलीगेशन के रूप में साथ में थे 7 दिन। और अशोक जी के साथ होने के कारण रशियन भाषा भी उनको आती है और रशिया भी समझते हैं, तो पूरा यूरोप भी घूमे हैं। तो मेरा यूरोप, रशिया, वहाँ की पॉलिटिक्स, उस प्री कम्युनिस्ट मतलब प्री कम्युनिस्टिज्म और उसके बाद की सारी परिस्थिति, बहुत सारे कई सारे विश्लेषण, तो स्वयं अशोक जी एक ऐसे पूरे ज्ञान का, विश्लेषण का एक भंडार है और हम सब आपसे लाभान्वित हैं। और मैं भगवान से यही कहूँगा कि हम लगातार ऐसे लाभान्वित होते रहें। जहाँ तक दीनदयाल जी के चिंतन का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विषय है, एकात्म मानव दर्शन का, दीनदयाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी विशेषता को समझना बहुत आवश्यक है। आज के मतलब जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, उस समय उनकी इस बात को समझना मुझे लगता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीनदयाल जी स्वाधीन भारत की लोकतंत्र को एक दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कार्य करने में लगे हुए थे। दुनिया में और भी देश हैं जहां लोकतंत्र है और जहां अलग अलग पार्टियां हैं, और गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसकी लोकतंत्र, उसके वर्णन उस समय ही करके रखे थे स्वाधीनता के पहले। और देश स्वाधीन होने के बाद जब हमारे देश में राजनीति प्रारंभ हुई, तो उस समय दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के बारे में अध्ययन करते हुए एकात्म मानव दर्शन को अपने राजनीतिक दल का मुख्य, जिसको मैनिफेस्टो, केवल चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं, इट वॉज अ पार्टीज मैनिफेस्टो, ये उन्होंने बनाने की भूमिका रखी। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसे होता है राजनीति में कि पार्टी तात्कालिक मुद्दों पर अपनी वोट बैंक बनाने के लिए कभी कभी पॉपुलर मुद्दे लेती है,
कभी कभी कोई कास्ट कम्युनिटी कोई ना कोई उसको अपना आधार बनाकर अपना आधार बढ़ाती है। कभी कभी तात्कालिक 5 वर्ष के चुनाव को देखकर लोक लुभावन नारे लगाकर या तात्कालिक परिस्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने राजनीतिक विस्तार का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इसमें जहां लोगों का ज्ञान बढ़ाना चाहिए, यानी ऐसी अपेक्षा करना कि लोग ज़्यादा जाने, सब कुछ जाने और ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हो और वो सब कुछ जानकर पूरे देश के बारे में एक व्यापक विचार मन में रखकर वो राजनीति का अंग बने। और ऐसे वोटर की इच्छा करना किसी राजनीतिक दल ने तो आज़ादी की स्वाधीनता के पश्चात दीनदयाल जी ने ऐसी इच्छा रखकर एकात्म मानव दर्शन, और जिसमें उन्होंने महत्व का विषय रखा कि लोक मत परिष्कार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को इस देश के राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कौन सी पॉलिसी सही है कौन सी नीति सही नहीं है, इसकी उचित समझ विकसित होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इस बात को रखा कि टुकड़ों टुकड़ों में सोचने से, कभी कभी होता है चुनावबाजी में टुकड़ों टुकड़ों में सोचना होता है, पार्ट बाय पार्ट, कि इस समय के लिए सोच लो। लेकिन उन्होंने एक बात राजनीतिक दल के रूप में रखी है, वो उस समय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, और उन्होंने ये बात रखी कि नहीं, ऐसी राजनीति नहीं कि जिसमें लोगों को अंधेरे में रखा जाए और हम करें। तो उन्होंने ये बात महत्वपूर्ण आधार रखी। तो उन्होंने एक ऐसे राजनीति का सपना देखा और ऐसे एक राजनीति की नींव उन्होंने डाली कि जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास हो। और इसलिए उनका जो पूरा एकात्म मानव दर्शन है, वो उस समय तो दुनिया में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का जब पूरा एक हवा चल रहा था, मतलब बड़ा प्रभाव था, मतलब जनरली लोग या तो कैपिटलिस्ट होते थे या कम्युनिस्ट होते थे, एंड इट वाज फैशनेबल, जस्ट क्रेजी। उस समय उन्होंने ये मूल बात रखी कि नहीं, इससे हम नहीं चल सकते और भारत को एक नया रास्ता दिखाना होगा। और उन्होंने जैसे कहा कि एक जो भारत की धारा थी, जो मूल विचार था एकात्मता का, आजकल बड़ा शब्द चल रहा है हर जगह, इंटीग्रेटेड चल रहा है आजकल। अपनी नई शिक्षा नीति और दुनिया भर में भी ये आया है कि भाई टीचिंग में भी सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब मेडिसिन में भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन होना चाहिए, हर जगह इंटीग्रेटेड शब्द चल रहा है। बट जब ये शब्द नहीं चल रहा था, जब पूरा हर जगह कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था, सुपर स्पेशलाइजेशन की धारा चल रही थी कि जैसे हम अलग अलग कमरों में ही रहते हैं, उस समय दीनदयाल जी ने यह विषय रखा कि ऐसे ऐसे मानव का जीवन या किसी राष्ट्र का जीवन ऐसे नहीं हो सकता। और उन्होंने इस बात को रखा कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और जुड़कर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से अशोकराव मोडक जी ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि उनके जाने के बाद धीरे धीरे उनका जो ये विचार है, ये दुनिया भर में कैसा स्वीकृत हो रहा है। आज योग की जो स्वीकृति है वो भी इस बात की स्वीकृति है कि आपका जीवन आइसोलेशन नहीं हो सकता, एक संपूर्ण इंटीग्रेटेड होने से ही ये सोच होगा। ये उसकी धीरे धीरे स्वीकृति का एक लक्षण है। और इसीलिए ये बात धीरे धीरे अब पर्यावरण के बारे में फिर वही विचार आ रहा है कि भाई ऐसे विकास ऐसे नहीं हो सकता, या कल्चर संस्कृति के बारे में आप अलग होगा, परिवार अलग होंगे और विकास अलग दिशा में जाएगा, जहां की लिखा गया कि कल्चर डजंट मैटर, कोई संबंध ही नहीं है इसका। तो ये जो डिसइंटीग्रेटेड या अलग अलग जो विचार रखे गए, अब धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जीवन ऐसे नहीं होता है या जीवन के विचार ऐसे नहीं हो सकते। और इसलिए बाइनरीज में जो सोचने की बात चल रही थी, अब उसमें धीरे धीरे प्रभाव बदल रहा है। और इसलिए आज मुझे लगता है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोक जागरण, लोकमत परिष्कार होना आवश्यक है।
क्योंकि आज हमारे सामने इस समय में बहुत सारे विषय है। अब हम एक आर्थिक दृष्टि से इस स्तर पर आए हैं कि हम आगे बढ़ना है, हमें विकास की दिशा में जाना है। अगर विकास का ये संतुलन के बारे में अगर लोगों में चर्चा नहीं होगी कि हमें कौन सा विकास चाहिए, हमें पर्यावरण के अनुकूल पूरक विकास चाहिए, हमें अपने परिवार, अपना मनुष्य जीवन, हमारी जो सामाजिक बातें, सोशल स्पेसिस है, उनकी रक्षा के साथ हमें अपने विकास के रास्ते चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर लोगों का मत इसके बारे में नहीं होगा तो फिर बहुत लोग अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे और इस पर जागरण नहीं होगा तो फिर राजनीति में फ्री बीज जैसी बातें चलती रहेगी। क्योंकि लोकमत अगर जागरूक नहीं होगा तो राजनीति में उसी की स्पर्धा होगी, और उस प्रतिस्पर्धा को दूर करना है तो वो करना आवश्यक है। वैसे देखिए, लोकमत परिष्कार तो होता रहता है, हर समय चुनाव में बहुत सारी बातें रखी जाती है, टीवी पर मीडिया के द्वारा बहुत सारी बातें आती है, और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने अपने समुदाय के अनुसार अपने अपने जागृति करते रहते हैं। लेकिन ये अलग अलग जागृति से नहीं होगा, और जागृति किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं हो सकती। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि इसमें जागृति में समाज के प्रबुद्ध वर्ग का बहुत बड़ा कार्य है। वो अपने लेक्चर में कहते हैं कि वीतरागी सन्यासी जो लोग हैं वो जब लोकमत परिष्कार करेंगे तब वास्तव में परिष्कार होगा। अब आज के समय में केवल हम वीतरागी सन्यासी ये शब्द को पकड़ के बैठ नहीं सकते। तो जो ऐसे वर्ग समाज में निर्माण होना आवश्यक था कि जो समाज के बारे में एक निरपेक्ष रूप से सोच सके, सच्चे प्रेम से समाज के बारे में सोच सके, बियॉन्ड जा सके अपने निजी स्वार्थों के। डॉक्टर हेडगेवार ऐसे एक व्यक्ति थे कि जिन्होंने सोचा कि ऐसी एक श्रृंखला मुझे देश में उत्पन्न करनी है कि जो निरपेक्ष रूप से देश में ऐसा जागरण कर सकेंगे, ऐसा लोकमत परिष्कार कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये कार्य आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी देखिए, अब धर्मेंद्र जी यहाँ उपस्थित है, अब सरकार ने नीति में निर्णय लिया है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना है। और अगर लोगों के मन में ये विचार अगर ठीक से नहीं आएगा कि भारतीय भाषा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो सरकार की नीति रहेगी कि भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देना, और लोग कहेंगे नहीं अभी भाई अंग्रेजी के पीछे चलो। तो नीति होने पर भी, अगर सरकार चाहने पर भी वो नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा? ये बात अभी देखिए, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर कुछ आता है। मुझे याद है, मैं और भी एक जगह ये बात कहा था कि अभी टिकटॉक के समय बात आई थी, तो मुझे लगता है कि जो भी प्रशासन, सरकार ये दुविधा में रहती है कि क्या ये युवाओं में पॉपुलर होगा कि अनपॉपुलर होगा, समाज क्या सोचेगा। और अगर समाज तैयार है, जब समाज को लगा कि नहीं टिकटॉक ये चाइना से जुड़ा है और हमारी देश की एकात्मता के खिलाफ है, और तब ये जब लोकमत बना तो सरकार ने अपनी एक्शन कर दी, टिकटॉक चला गया। अब क्योंकि जब तक लोगों की ये इच्छा नहीं बनती है, आज भी यही विषय है कि भाई बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत सारे लोग विपरीत प्रकार से भी बाइनरीज में लोगों का परिष्कार करते जा रहे हैं, और जो लोग दिशा भूल करने का भी, मतलब गलत दिशा में ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये बात जब समाज ये जागरूक रूप में अगर इन बातों को सोचता है, समझता है, और वो जागरण सतत रूप से चलता है, और वो निरपेक्ष रूप से समाज के ऐसे लोग उसमें पहल करते हैं, तो वो वास्तव में होता है। और दीनदयाल जी एक शब्द उपयोग करते हैं कि राष्ट्र के जागरूक प्रहरी, इनकी जरूरत है। और वो जागरूक प्रहरी, ये इसके लिए हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। हर एक नागरिक को एक जागरूक राष्ट्र में का जागरूक प्रहरी का कार्य करना है। तो दीनदयाल जी के उद्बोधन के जो 60 वर्ष हुए, और उस समय उनके इन शब्दों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे शब्दों में अशोक जी ने अपने पुस्तक में वर्णित किया है, और आज भी उनके वो विचार प्रासंगिक है। और हम इस मोड़ पर है एक राष्ट्र के रूप में कि जिस समय ऐसे बहुत सारे निर्णय हमें करने हैं, और बहुत सारी बातें एक दिशा दर्शक के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखनी है। तो जितने इन बातों पर एक सकारात्मक रूप से लोग जागरण होगा, दीनदयाल जी के एकात्म विचारों को हम जितना समझेंगे, मुझे लगता है कि हमारे
आने वाले समय के नई पीढ़ी के लिए जो हम निर्णय करेंगे समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, वो सही दिशा में होंगे, वो हमारे लिए भी सार्थक होंगे और पूरी मानवता और राष्ट्र दुनिया के लिए भी सार्थक होंगे। तो मुझे लगता है कि यही संदेश देने का एक सार्थक कार्य इस किताब से अशोक जी ने किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और पुनः एक बार सबका अभिवादन, नमस्कार।